और अब देश प्रदेश की बात करते हैं। देश में कोरोना की लहर कम होने के साथ ही बीजेपी आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। कल बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक के बाद जेपी नड्डा और सभी महासचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और तैयारियों की रूपरेखा तैयार की गई। 5 राज्यों में सबसे अहम बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश है, जहां चुनाव में अब सिर्फ 8 महीने ही बाकी हैं। कल योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच राज्य बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी कैबिनेट में खाली पड़ी जगहों को भी भरा जाएगा और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले एक पूर्व अफसरशाह को योगी सरकार में एक भूमिका भी दी जा सकती है। कुछ लोगों के दिमाग में अपनी खेती करते हैं और अपना फसल उपजाते हैं, तो फिर उस पर मैं क्या बोलूं? क्या उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है? केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने इसके जवाब में कहा, उनको पता नहीं। वो लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ आधे घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले थे। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा जब राधा मोहन सिंह बीजेपी के संगठन सचिव बीएल संतोष के साथ लखनऊ के दौरे पर आए थे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने सरकार के कामकाज की समीक्षा की। उसी समय उन्होंने कई मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ भी अलग अलग मुलाकातें की। देखो, सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है। कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इस बीच सुर्खियों में है प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा। शर्मा अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उन्हें यूपी सरकार में बड़ी भूमिका देने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर कुछ ही महीने पहले उन्हें यूपी भेजा गया। आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में कोविड के संकट से निपटने की चुनौती को अकेले अंजाम दिया। शेष जो बच्चे वो भी शीघ्र हो जाएंगे। बीजेपी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि पिछले हफ्ते हुई बैठकों में राज्य बीजेपी के अंदर मची खींचतान पर विचार किया गया। इसके अलावा कोरोना संकट से निपटने में रही कमियों और उससे जुड़े यूपी सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हुई। ये बात भी सामने आई कि कई नेताओं को योगी आदित्यनाथ के काम करने के तौर तरीके से शिकायतें हैं। वैसे सूत्रों का कहना है कि यूपी सरकार के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव से कुछ ही महीने पहले अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत में कुछ कटौती की जा सकती है। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल में कोरोना के मामले भले ही धीरे धीरे कम हो रहे हों, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 जून तक भोपाल में 948 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि भोपाल के भदभदा शमशान घाट के प्रबंधक के मुताबिक 27 मार्च से लेकर 5 जून तक महज 71 दिनों में 3500 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें से 2800 शवों का दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से किया गया। बिहार की बात करते हैं, जहां पर सरकार ने राज्य के तमाम जिलों में 121 टीका एक्सप्रेस वाहन भेजे। उनका लक्ष्य ये था कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान तेज कर लोगों को जल्द से जल्द टीके लगाए जाएं, लेकिन लोग इस टीकाकरण अभियान से ज्यादा संख्या में अब तक जुड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी जिलों की तरह पूर्णिया जिले में भी लोगों में कई तरह के भ्रम हैं और उन्हें इस मोबाइल टीका अभियान की सूचना भी आधी अधूरी ही मिली है, जिसके चलते जागरूकता भी कम है और लोगों में डर बना हुआ है और वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। असम की बात करते हैं, जहां पर राज्य सरकार कोवैक्सीन की पहली डोज देनी फिलहाल बंद कर रही है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम पड़ गई है। लिहाजा सरकार की प्राथमिकता उन लोगों को ये वैक्सीन देना है जिन्हें दूसरी डोज देने का वक्त आ गया है, लेकिन लोगों को दूसरी डोज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोगों को दूसरी डोज लेने की मियाद भी निकल गई है। साफ तौर पर वैक्सीन को लेकर सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। रतनदीप चौधरी की खास रिपोर्ट। 47 साल के वशिष्ठ टेका टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुवाहाटी के इस टीकाकरण केंद्र में कोवैक्सीन मिल रही है और वो भी उन्हें जिन्हें दूसरी डोज देने का समय आ गया है। एक दिन में 100 ही लोगों को टीका लग पाता है, क्योंकि राज्य में कोवैक्सीन की किल्लत है।
डेका कहते हैं कि उनकी दूसरी डोज 2 दिन के अंदर लग जानी चाहिए, लेकिन 5 दिन से उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। मुझे पहली डोज लगाए 43 दिन हो गए। पहले मैं सोनापुर के सेंटर में गया जहां वैक्सीन नहीं थी। फिर मैं कुछ दिन में यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। अब तक के पहले 100 में मेरा नंबर आया ही नहीं। सुबह 5 बजे से आया हुआ हूँ। लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। असम के टीकाकरण की प्रक्रिया में कोवैक्सीन को लेके अब काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के पहले डोज को बंद कर दिया है और राज्य सरकार की प्राथमिकता है ये है कि जो लोग कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए उनको दूसरे डोज चाहिए, उनको दूसरे डोज मिले, मगर लोगों को दूसरे डोज के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी से 300 किलोमीटर पूर्व जोरहाट में दीपांकर सैकिया भी नाराज हैं। कोवैक्सीन की किल्लत के कारण उनके माता पिता की दूसरी डोज देने की मियाद निकल गई है। हमें अभी दूसरी डोज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और NHM के अधिकारी को भी टैग कर ट्विटर पर भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं क्या करें। NHM authorities, we are still unsure of what to do. कोविन स्टेटस का ये ग्राफ साफ दिखा रहा है कि असम में कई लोग, खासतौर पे वरिष्ठ नागरिक, कोवैक्सीन की दूसरी डोज की मियाद पार कर चुके हैं, लेकिन डोज नहीं मिली। चिंता ये है कि उम्र दराज लोग कोरोना संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। मुझे किडनी की बीमारी है। 27 अप्रैल को मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। आज 39वां दिन है। मैंने बोगाई गांव के हर सेंटर में कोशिश कर ली, आसपास के जिलों में भी गई, लेकिन कहीं दूसरी डोज नहीं मिल रही है। टीकाकरण जब शुरू हुआ तो असम के 1 करोड़ 78 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। आज की तारीख तक सिर्फ 19.30% यानी 34,36,000 लोगों को ही टीका लग पाया है। राज्य में सिर्फ 8,45,000 लोग यानी आबादी के 4.74% को ही दोनों टीके लग सके। 4 जून तक असम में दोनों वैक्सीन की कुल 42,81,000 डोज लगाई गई, जिनमें 80.82% कोविशील्ड की डोज थी और 18.69% कोवैक्सीन की। दूसरी डोज के लिए असम सरकार 1.5 लाख कोवैक्सीन डोज अलग से रखने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि उसने इस संकट के हल के लिए रणनीति बनाई है। हमने 45 साल से ज्यादा के लोगों के रिकॉर्ड जमा किए जिन्हें कोवैक्सीन की पहली डोज मिली और दूसरी डोज लेने की मियाद करीब आ रही है या निकल चुकी है। अब हम 18 से 44 साल के लोगों के लिए आई वैक्सीन को 45 साल के ऊपर के लोगों की दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार की तैयारी का असर जब दिखेगा तब दिखेगा। फिलहाल तो राज्य के टीकाकरण केंद्रों का हाल यही है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जब कोरोना के मामले बढ़े तब लॉकडाउन लगाने को कई राज्यों को मजबूर होना पड़ा और ऐसे में सिर्फ लोगों पर ही असर नहीं पड़ा, बेजुबान जानवरों पर भी इसका काफी असर पड़ा है। उनके सामने चारे और खाने की दिक्कतें आन पड़ी क्योंकि कोई खिलाने वाला नहीं था। इनकी मदद के लिए सामने आए ग्रेटर नोएडा एक्टिव सिटीजन टीम के लोग। बिना किसी सरकारी मदद के ये लोग रोजाना सैकड़ों जानवरों को खाना खिलाते हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन की रिपोर्ट। ऐसा नजारा शायद आपने कम ही देखा हो। गाड़ी आते ही बंदर और कुत्ते उसकी ओर लपक पड़ते हैं। लोग उतरकर बंदर को प्रेम से केला देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, तालाब में बतख और मछली को ब्रेड का टुकड़ा देते हैं। ये सभी किसी के पालतू जानवर नहीं हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो इनके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। सबको खाना बांट ही रहे थे लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन के अंदर। फिर हमने देखा कि क्योंकि हमारे ये जीव जंतु हैं, इनकी भी बेचारे खाना वाना, क्योंकि मार्केट बंद थे, बाजार बंद थे, तो कहाँ से इनको मिलाया जाए, क्योंकि इतने भी हाइपर होते जा रहे थे, भूखे थे, लोगों को तंग करने लगे, बच्चों को काटते थे। तो फिर हमने कहा यार इनको खाना खिलवाया जाए। ऐसे ही बेजुबानों की मदद के लिए ग्रेटर नोएडा की एक्टिव सिटीजन टीम के लोग सामने आए। पिछले साल लॉकडाउन का अनुभव इस बार और काम में आया। तब भी बेजुबानों की ऐसे ही मदद की गई थी। नतीजा जानवर भी किसी तरह का डर छोड़कर
खाने के लिए ऐसे आने लगे जैसे कब से जानते हो। ये देखो, जब हम शुरू में आए थे हम इनसे डरते थे और जैसे खिलाते गए सहज सहज तो वैसी एक जैसे दोस्ती सी हो जाती है। इनको हमारी पहचान होगी और ये हम सुबह को 7 बजे आया करते थे और सुबह को हमारा सारा इंतज़ार करते थे खड़े होकर के। तो हम रोज़ जो है जो गौ माता और नंदिया उनके लिए चारा और जो बंदर है उनके लिए केला और जो डॉगी है उनके लिए दूध और बत्तखों के लिए ब्रेड वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम खिलाया करते थे ला करके। तालाबों की मछलियों और बत्तखों का भी ख्याल रखा गया है, सब बिना किसी सरकारी मदद के दरकार के। देखिए, हम लोग जो भी यहाँ पे ये खर्चा होता है हमारा डेली का प्रत्येक दिन का, तो ये सब लोग हम जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपस में कंट्रीब्यूट करके ही करते हैं। ना हमें किसी गवर्नमेंट से कोई फंड मिलता है, ना यहाँ की अथॉरिटी से कहीं कोई सपोर्ट मिलती है। हम लोग अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके करते हैं। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग इस आपदा में ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सामने आए हैं। ये मिसाल है कि जब सिस्टम चरमरा जाते हैं तो उसे संभालने के लिए जनता के बीच से इसी तरह हीरो निकलते हैं। इंसानों के लिए तो तमाम संगठन हैं जो खाने पीने का इंतजाम करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए ये पहल इसलिए भी सराहनीय है कि बेजुबान न तो अपना दर्द बता सकते हैं और न ही हम इंसानों की तरह जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।